Yes. Yesterday we have started chapter number basically second topic accounting principles. हमने कल सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उसके अंदर मैंने कल कुछ प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने डिस्कस किया था बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बिजनेस और उसके ऑनर दोनों को हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। और हम जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग पर्पज से दोनों को क्या माना जाता है, सेपरेट ट्रीट किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमने कल पढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो कि हम बिजनेस के अंदर जब हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देन फिर इसी के बाद में हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तो कि आप एक बार जो मेथड फॉलो कर लेते हैं आप उसी मेथड को क्या करिए, कंटिन्यू करिए, बार बार मेथड्स को चेंज मत करिए अनटिल अनलेस जब तक आपको अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं लगती है, आपको अगर चेंजेस करना इसेंशियल नहीं लगता है। और अगर आपको लगता है चेंजेस करना इसेंशियल है तो आप चेंज करने का रीजन, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो चीजें आपको डिस्क्लोज करना होता है फुटनोट के अंदर। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा, ये तीनों पॉइंट्स। यस सर। फिर उसी के बाद में हमने आगे के फर्दर प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। जस्ट मिनट। उसी के बाद में फिर मैंने फोर्थ प्रिंसिपल डिस्कस किया था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था तो कि जैसे ही एज ट्रांजेक्शन अराइज, जैसे ही ट्रांजेक्शन अराइज होती है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में रिसीव या पे होने का वेट नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज और व्हेन दे अराइज। फिर उसी के बाद में मैंने नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, और जिसके अंदर हमने पढ़ा था तो कि हम अपने बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको एक टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, और वो जनरली होता है 12 मंथ, और 12 मंथ के लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स बनाते हैं। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कंट्री वाइज अलग अलग होता है। कुछ जगह पर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कुछ जगह पर चलता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था तो कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव डुअल इफेक्ट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट आता है। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और इसी कारण से हमारी इक्वेशन भी गिवन है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और उसके बेसिस पर हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज और असेट्स का टोटल हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। देन आफ्टर फिर हमने नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो इसके अंदर क्या था, एज पर दिस कॉन्सेप्ट व्हेन असेट्स परचेज, जब आप असेट्स परचेज करते हैं देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एट देयर कॉस्ट प्राइस। तो हम उसको बुक्स में किस पर रिकॉर्ड करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस पर। जब आप असेट परचेज करते हैं तो उसको हम किस पर रिकॉर्ड करते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या क्या होता है, उसकी परचेज प्राइस प्लस उसको बिजनेस प्लेस में लाने तक का, रेडी टू यूज करने तक का, और जो भी खर्चा होता है वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। हम हर साल असेट को उसकी कॉस्ट पर शो करते हैं और उसमें से हर साल का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते जाते हैं। उसकी मार्केट वैल्यू से कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। यहाँ तक का मैं ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में समझा चुका था। यहाँ तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैविंग डाउट टिल दिस टॉपिक? नो सर। नहीं है। चलिए, तो उसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा दिया है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेसिकली, तो कि आप जिस टाइम पीरियड की आप इनकम ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड के आप क्या लीजिए, सारे एक्सपेंसेस लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो 2024 के अगर आप इनकम कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपने 2024 की अगर आपने इनकम कंसिडर किया है
then expenses also 2024 will be considered. तो फिर हम एक्सपेंसेस भी कौन से कंसिडर करेंगे, 2024 के ही कंसिडर किए जाएंगे। जिस टाइम पीरियड की आप इनकम लेते हैं उसी टाइम पीरियड के आप एक्सपेंसेस लेते हैं, डजंट मैटर वो कैश में हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन इनकम और एक्सपेंसेस का हम मैच कराते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सके। हमने पढ़ा है अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी हम उसको क्या करते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इन करंट ईयर if there is outstanding expenses, then it will also be considered. तो हम उसको भी क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जिस टाइम पीरियड के आप इनकम ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड का आप एक्सपेंसेस लीजिए और दोनों को मैच करा दीजिए। दिस concept is very important to calculate correct profit or loss. As per this concept, to determine net profit, तो हमें इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो as per this concept to determine net profit from business operations, same time period income and expenses should be match. तो हमें सेम टाइम पीरियड की इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कराना चाहिए। इट मींस इफ इनकम इज टेकन रिलेटेड टू द ईयर 2021, अगर आपने इनकम 2021 से रिलेटेड लिया है देन एक्सपेंसेस विल आल्सो बी ऑफ 2021, तो एक्सपेंसेस भी हमें 2021 के लेने चाहिए। If some expenses of that time period not paid in cash, then also will be considered. अगर आपने कोई एक्सपेंसेस का अगर कैश में पेमेंट नहीं करा है, अगर वो उस ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। यहां तक का पॉइंट हो गया। ये हो गया मेरा कौन सा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और फिर एक और दिया था हमारा इसी के अंदर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, तो कि सर हम बुक्स में रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड माने, कब हम उसको रिकॉग्नाइज करें, कब रिकॉर्ड करें, तो कि हाँ सर हमने इनकम अर्न कर लिया है। भाई मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लो मैंने कोई गुड्स का ऑर्डर मिला है मुझे कब, 1 फरवरी को। मैंने 10 लाख रुपीज एडवांस रिसीव कर लिया कब, 7 फरवरी को। और गुड्स मैंने सेल किया है कब, 12 फरवरी को। और फाइनल अमाउंट मेरा जो बैलेंस अमाउंट था वो मुझे रिसीव हो गया है कब, 18 फरवरी को। पॉइंट ये आता है तो कि हम सर रेवेन्यू को कब माने, तो कि हमने अर्न कर लिया है। हम कब मानेंगे, तो कि रेवेन्यू को हमने अर्न कर लिया है, तो कि हमने गुड सेल कर दिया तो उससे रिलेटेड हमें इनकम रियलाइज हो गई। तो जिस दिन हम गुड्स सेल कर देते हैं हम सामने वाले को गुड्स की ऑनरशिप दे देते हैं, और सामने वाला पर्सन जो है अमाउंट देने के लिए अगर लाइबल हो जाता है उसी दिन हम क्या कर देते हैं, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट revenue will be recognized or recorded in the books of account when owner of the business has authority to take money। जब अगर ऑनर के पास में क्या आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है पैसा लेने की। एंड ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, और जो गुड्स की ऑनरशिप है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती है। एंड बायर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट, और बायर क्या हो जाता है, लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए। बायर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट, तो फिर हम क्या मान लेंगे उसको, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर हमने अलग अलग डेट दे रखा था, तो हम किस दिन हमने गुड्स सेल कर दिया है, 12 फरवरी को गुड्स सेल कर दिया है क्या बेटा। गुड्स की ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई और अब मेरे पास अथॉरिटी आ गई है, नहीं आ गई पेमेंट लेने की। भाई हमने ऑर्डर रिसीव करा था 1 फरवरी को, इस दिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं आई।
एडवांस रिसीव करा, इस दिन भी नहीं आई, बट गुड सेल कर दिया मैंने, सामने वाले को डिलीवर कर दिया, अब मेरे पास ओनरशिप आ चुकी है, अथॉरिटी आ चुकी है तो कि मैं अब उनसे पैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? सो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्ड ऑन 12th फरवरी। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। Yes, sir. चलिए, यहाँ तक का पॉइंट भी हमारा हो गया है। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक और प्रिंसिपल हमारा दिया है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेसिकली? तो क्या बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, हम किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, हर जगह पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना रखें, हर जगह इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट मत करिए। आप ट्रांजेक्शन्स को चेंज कर रहे हैं, 50 लाख की सेल करा, आपने बुक्स में दिखा रहे हैं 30 लाख, तो इस तरह के अगर आप गड़बड़ करते हैं तो फिर क्या होगा, कभी ना कभी वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ मैनेजमेंट और अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स, मतलब कि वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं तो क्या आप जो भी इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, किसी का पर्सनल मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, किसी के लालच के लिए, किसी के बेनिफिट्स के लिए आप इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन एज अ प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी मेंटेन। हर ट्रांजेक्शन के प्रूफ के लिए आपको क्या रखना चाहिए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए, ताकि अगर उसकी हमें ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, मान लो अगर मैंने सैलरी दिखा रखी है, भाई मैंने 2 लाख रुपीज सैलरी दी है स्टाफ को, सर इसका प्रूफ क्या है? सर ये रहा, आपके स्टाफ ने साइन कर रखे हैं पूरे। तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिसिटी के लिए अगर कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लिया जाए तो बाद में प्रॉब्लम ना आए। एंड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन एज अ प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी मेंटेन, सो इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड एट एनी टाइम इट मे बी प्रेजेंट, ताकि उसको कभी भी प्रेजेंट किया जा सके। लाइक आपसे डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, डिमांड किया प्रूफ ऑफ कैश रिसीव, भाई तो क्या आपने कैश रिसीव करा, उसका प्रूफ बताओ, तो हमने रिसीट बुक क्या कर दी, उनके सामने प्रेजेंट कर दी। हमने किन किन को गुड सेल किया था वो प्रेजेंट कर दिया, तो उससे सेल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो चीज हमारा कहलाता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? यस सर। फिर यस सर। इसी के बाद में फिर दिया है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? तो कि आप बिजनेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो भी आप डाटा प्रेजेंट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन और कई बार क्या कर देते, मिसकम्युनिकेशन कर देती है, वो इंफॉर्मेशन और मिसलीड कर देती है। तो as per this principle, financial statements prepared should present complete information, उन्हें complete information present करें। It means all significant information should be disclosed। जो भी आपकी significant information है, important information है, वो सभी चीजों को आपको disclose करना चाहिए। आज अगर मान लो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, अगर मान लो मैंने गुड सेल किया, अब गुड सेल करा, मैंने ओनली लिख दिया गुड सोल्ड टू रमेश, अब मैंने ये नहीं लिखा रमेश जैन को गुड सेल किया, रमेश शर्मा को गुड सेल करा, रमेश अग्रवाल को सेल करा। अब मैंने क्या हुआ, मैंने सोचा भाई तो कि रमेश जैन को गुड सेल किया होगा, मैंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, नाम लिख दिया। 10 दिन बाद में फिर वही चीज रिपीट हो गई, फिर मैंने रमेश जैन लिख दिया। 5 दिन बाद में फिर वापस रिपीट हुआ, मैंने रमेश जैन लिख दिया, क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, रमेश जैन के साथ में डील करते हैं। बट इस बार उन्होंने डीलिंग करा था किसके साथ में? रमेश शर्मा के साथ। अब उन्होंने क्या करा था, ओनली सिर्फ रमेश लिखा, तो मैंने आगे अपने अकॉर्डिंगली जैन सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दिया। अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, अब उसके कारण क्या हो गया, रमेश जैन से हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा था, लेकिन उनकी बुक्स में हमने लिख दिया है। मैं जब ड्यू डेट आएगी, जब उनसे पैसे लेने जाऊंगा तो क्या होगा, और फालतू का इशू क्रिएट हो जाएगा।
तो बेसिकली फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है, तो क्या आप इंफॉर्मेशन क्या करिए, पूरी लिखिए, ताकि यूजर को क्या हो सके, क्लैरिटी आ सके। Because on the basis of the information provided in the financial statements, various users like shareholders, investors, bank, creditors, government authorities took various decisions. वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के अपने डिसीजंस लेते हैं। तो उनके डिसीजंस के लिए आपको इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर बेटा? ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर दिया है थर्ड पॉइंट, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पहली चीज तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या है, जस्ट अपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या है, जस्ट अपोजिट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता है आप सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो पूरी डिटेल के साथ। मैटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है तो क्या आप जो काम की इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करें, चाहे वो छोटे अमाउंट की है या बड़े अमाउंट की इंफॉर्मेशन है। अगर वो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो आप उन इंफॉर्मेशन को क्या करिए, प्रेजेंट करिए। अगर वो छोटी इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर इन्वेस्टर है उसके अगर डिसीजन पर अगर उसका फर्क पड़ेगा तो आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करिए, प्रेजेंट करिए। तो एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल इंफॉर्मेशन विच आर ऑफ लार्ज अमाउंट, जो बड़े अमाउंट की है, और स्मॉल अमाउंट या फिर छोटे अमाउंट की है, रेलिवेंट और इरेलीवेंट, चाहे वो रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, बट इफेक्ट डिसीजन ऑफ यूजर्स, लेकिन अगर वो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इफेक्ट डालती है, देन दीज इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो छोटे से अमाउंट की हो। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, अ डिफरेंस ऑफ ₹500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। आपने जब स्टॉक का वैल्यूएशन वगैरह करा तो वो वैल्यूएशन करने में क्या हो गया, 500 का वेरिएशन आ रहा है, मे बी रिगार्डेड एज इमैटेरियल। तो उसको हम इमैटेरियल कर सकते हैं भाई, तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है यार, हो जाता है कभी कभी स्टॉक में वैल्यूएशन वगैरह में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। बट डिफरेंस आ रहा है ऑफ ₹500 इन कैश, लेकिन कैश के में डिफरेंस आ रहा है 500 का, तो वो मेटेरियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है भाई, किसने चुराया, ये कहाँ गड़बड़ हुई है, उसको चेक किया जाए। तो वो चीज हमारा बोलता है कौन सा, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एंड फिर इसी के बाद में दिया है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है सर? एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस या फ्यूचर लॉसेस, जो भी आपको फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं जो आपका फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस हैं, शुड बी कंसिडर, उनको हमें कंसिडर करना चाहिए। एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर सच एंटीसिपेटेड लॉसेस, और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोविजंस वगैरह बनाने चाहिए। आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़ा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेसिकली अब मैंने गुड्स अगर सेल किया है, अब आपसे मुझे पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो जब मैं आपसे पेमेंट लेने जाऊंगा तब पता चलेगा। अब मेरे ईयर के एंड में मान लो डेटर्स रखे हुए हैं 10 लाख के, अब इधर मेरा ईयर भी कंप्लीट हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, अगर मैंने इसको बुक्स में शो नहीं करा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गवर्नमेंट बोलती है तो कि आप अगले साल के लिए जो डेटर्स का आपको डाउटफुल है उसके लिए आप एक अमाउंट परसेंटेज के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। फ्यूचर में आपको जो लॉसेस होने वाले हैं उसके लिए आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मतलब कि थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव हो जाना, खुद के बारे में सोचना, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करना। तो as per this principle, all anticipated losses, future losses should be considered, and all and provisions should be made for such anticipated losses.
और हमें क्या करना चाहिए, प्रोविजंस वगैरह बनाने चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, लेकिन जो भी हमें एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स मतलब कि फ्यूचर में जो भी हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं जिनका कंफर्म नहीं है वो होगा या नहीं होगा, वो प्रॉफिट्स वगैरह को हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते हैं। बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर। सर कैसे? मान लो मैंने कोई लॉटरी का टिकट खरीद रखा है, अगर उसमें लॉटरी जीत गया तो मुझे 50 लाख रुपीज मिलेंगे, तो क्या लॉटरी का टिकट खरीदते आप 50 लाख रुपीज की एंट्री कर देंगे क्या, ये मैंने 50 लाख रुपीज जीत लिए हैं? वो तो आपका नाम अनाउंस होगा, आप जीत जाते हैं तब आएगा आपका। तो बेसिकली जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इट फॉलो पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। और ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं, सेफ गेम प्ले करने की। एंड प्रॉफिट्स विल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्चुअली रिसीव। प्रॉफिट्स को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो एक्चुअल में रिसीव हो जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर एडजस्टमेंट आता था, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। दोनों में से जो कम होगा, आप कॉस्ट प्राइस है 10,000, मार्केट प्राइस है 12,000, तो हम उसको किस पर शो करते हैं, 10,000 पर। सर क्यों? क्योंकि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो तो कब रिसीव होता है, जब हम गुड्स को एक्चुअल में सेल कर देते हैं। अभी हमने सेल ही नहीं करा है, तो हम उसको दोनों में से जो कम अमाउंट होता है उस पर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक का प्रिंसिपल क्लियर है बेटा? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली ये मेरा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया है, प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक। दो टॉपिक मैंने कवर अप करा दिए हैं बेटा अभी तक के मैं आपको। फर्स्ट टॉपिक मेरा बेसिक टर्म्स वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी यूज जो हमारे अकाउंट्स में यूज होती है वो सारी टर्म्स वगैरह डिस्कस कर लिया है। सेकंड टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए। यहाँ तक का मेरा टॉपिक हो गया है। अब हम सीधा स्टार्टिंग करते हैं, बुक से स्टार्ट करते हैं। अब हम आप लोगों की स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली ये आपकी बुक दी है, और बुक के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया कि हमारी दो तरह की बुक्स हैं। एक तो वर्क बुक है और सेकंड वन इज प्रैक्टिस बुक। दो तरह की हमारी बुक्स दे रखी है बेटा, वर्क बुक और प्रैक्टिस बुक। हम जो अभी स्टार्टिंग में कवर अप कर रहे हैं, पहले वर्क बुक कवर अप करेंगे। वर्क बुक के अभी 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद में फिर हम प्रैक्टिस बुक के भी क्वेश्चंस करना साइमल्टेनियसली साथ के साथ में हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। पहले अभी हमें क्या करना है, वर्क बुक के 2-3 चैप्टर्स को कवर अप करना है। आपके इसके अंदर हम ये जो बुक यूज कर रहे हैं, ये बुक हम यूज कर रहे हैं बेसिकली बीपीपी पब्लिकेशन की। बीपीपी पब्लिकेशन की ये बुक हम यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर से हम कवर अप करेंगे। तो प्रैक्टिस बुक बीपी जो वर्क बुक होती है इसके अंदर थ्योरी वगैरह गिवन होती है, हर चैप्टर की डिटेल दिया होता है, चैप्टर की थ्योरी गिवन है प्लस सम क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। प्रैक्टिस बुक के अंदर ओनली क्वेश्चंस गिवन है, उसमें थ्योरी नहीं दिया हुआ है। हर चैप्टर के अंदर किस तरह की क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, कैसा आता है, वो चीजें हर चैप्टर के नीचे एग्जाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारा दिया है अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। और इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं तो वो चीज लिखा हुआ है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर क्या करता है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देता है।
Questions on this area will most likely focus on the different characteristics of three types of business entity. जो अलग अलग तरह की टाइप्स होते हैं बिजनेस एंटिटी के, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इन तीनों के डिफरेंसेस क्या हैं, इनका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर कौन कौन है, एंड द डेफिनेशंस ऑफ असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस होते हैं। पढ़ना सब कुछ है बट इन टॉपिक्स वगैरह में से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो फर्स्ट टॉपिक, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली वर्कबुक में से रीड आउट करा रहा हूँ बेटा। हर चैप्टर वाइज जहां जहां पर मुझे नोट्स की जरूरत पड़ती है वहां पर मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। जहां पर मुझे बुक से रीड आउट कराना है वहां मैं डायरेक्टली बुक से रीडिंग लगवाऊंगा। पढ़ेंगे हम सब चीज एक एक बार, हमें गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो वो कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा करके क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है। तो अब जैसे फर्स्ट चैप्टर जो दिया है ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली बुक में से रीड आउट करेंगे। फिर आगे के अभी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स, तो उसके अंदर मैं थ्योरी भी आपको अलग से भी आपको नोट्स वगैरह शेयर करता जाऊंगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया है नेचर, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, तो उसके अंदर हमारा दिया है बेटा फर्स्ट टॉपिक दिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। जो आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस बनाई है उसको रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, समराइज करना, उसकी रिपोर्ट सबमिट करना, वही चीज हमारा क्या कहलाता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जिसके अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L, SOFP वगैरह जो बनाते हैं वो हमारा क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। SPL, SOF मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या हम बैलेंस शीट बोल दें, तो वो चीजें जो बनाई जाती है वो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है। फिर उसी के अंदर दिया है द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड एनालाइज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो भी आपकी ट्रांजेक्शंस होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं। द टोटल्स आर देन पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स, और जो भी टोटल वगैरह आता है उसको लेजर अकाउंट्स में लिखा जाता है। एंड फाइनली द ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो भी ट्रांजेक्शंस होती है उसका समरी किया जाता है। उसी के अंदर हमारा दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इज मेनली अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो भी इसी का पार्ट है। It is not primarily concerned with the providing information towards the more efficient running of the business. All the financial accounts are of the interest to the management. फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए भी इंटरेस्टेड होता है। मैनेजमेंट उसको रेगुलरली देखना चाहता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या हमारी पोजीशन चल रही है। देयर principal function is to satisfy the information needs of persons not involved in running the business। तो कि जो लोग उस बिजनेस को चलाने में इन्वॉल्व नहीं है वो लोग क्या करना चाहते हैं? आपके फाइनेंशियल्स को, आपके इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करना चाहते हो। वो कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल अकाउंट्स के थ्रू। एंड दे प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक बेटा? तो यस सर। फाइनेंशियल बेसिकली होता क्या है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो चीज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। फिर एक और वर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? जो मैनेजर्स वगैरह यूज करते हैं, जो लोअर लेवल के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं बनाई जाती है, वो किसके लिए बनाई जाती है? मैनेजमेंट के लिए। द इंफॉर्मेशन नीड्स लाइक आपका बजटिंग, तो ये हमारा किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारा किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट गो फार beyond those of other account users. Manager have the responsibility of planning and controlling the resources of the business. Managers के ऊपर responsibility होती है, therefore they need much more detailed information। तो इसलिए उनको information भी बहुत डिटेल में चाहिए होती है।
They also need to plan for the future, for example budgets which predict future revenue and expenditure. आपको फ्यूचर में कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंडिचर्स होगा, वो सारी प्लानिंग वगैरह जो की जाती है, कॉस्टिंग वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द मैनेजर्स। is related with managers। मैनेजर से रिलेटेड होती है बिकॉज दे हैव मच मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। दे हैव मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन and they are responsible for running of business। बिजनेस को रन कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं। दो तरह के अकाउंटिंग हमने बोला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट करने में यूज आती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजर्स के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर डिपेंड होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। इट इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है, आपका एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, प्रॉफिट्स इतने हुए, उस बेसिस पर फिर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाई जाती है, आपके बजट्स वगैरह बनाए जाते हैं, रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, तो वो सब कुछ हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। क्या क्या बताया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, एक तरीका है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइजिंग किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली अ मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करने का ही एक मेथड है, रिपोर्टिंग का ही एक पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह को, फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह को शो करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनके पास में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है, और वो जब उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। फिर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस दैट आर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, वो कौन कौन से, एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L का मतलब क्या होता है, a statement of P&L is a record of income generated and expenditure incurred over a given period। मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करता है, एक टाइम पीरियड की आपकी इनकम कितनी आपको जनरेट हुई है और कितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड दिस स्टेटमेंट शोज वेदर द बिजनेस हैज हैड मोर रेवेन्यूज देन एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट और वाइस वर्सा। मतलब कि आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आपको लॉस होगा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इज द इनकम जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पीरियड। आपने जो भी ऑपरेशंस किए, जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करा, उससे जो प्रॉफिट हुआ, उसको हम, इनकम जो हुई है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस फॉर द सेम पीरियड। आपको बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब बता दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब बता दिया, जिसके अंदर मैंने बताया दो तरह के स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐसा स्टेटमेंट जो क्या बताता है, इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो लॉस होता है। सर ये आईएएस भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की डेफिनेशंस वगैरह वो भी हम बाद में देखेंगे। अब डायरेक्टली हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट कैसा बनाया जाता है। तो ये चीज हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, वही सेल्स,
फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे, परचेज लिखते हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया कितना, 1,20,000। 2 लाख में से 120 लेस क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक का जो पार्ट है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी कहलाता है। वो मेरा क्या कहलाता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहलाता है। तो सेल्स में से हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करा तो क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें जो भी और कोई इनकम हुई है, अदर इनकम एनी, आपको सैलरी इनकम हुई है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो वो सब कुछ ऐड कर देंगे। और फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो बाकी सारे एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रेंट है, कैरिज है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस, सैलरी वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस को लिख देंगे। माइनस करा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाता है। तो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर वही हमारे की फीचर्स बता दिए उन्होंने क्या क्या। दिस इज हेडेड अब द विद द पीरियड फॉर विच द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर बीइंग इंक्लूडेड। मतलब जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाते हैं तो ऊपर आपको हेडिंग डालना होता है कौन से टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हैं। द टॉप पार्ट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग अकाउंट। जो टॉप पार्ट होता है कहां से कहां तक का, सेल से लेकर के ग्रॉस प्रॉफिट तक का, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। एज इट रिकॉर्ड जस्ट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग। एंड सन्ड्री इनकम इंक्लूड्स लाइक बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव। सन्ड्री इनकम के अंदर अलग अलग तरह की इनकम आ सकती है। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला या रेंट मिला या कोई भी XYZ इंटरेस्ट मिला, एंड डू नॉट इंक्लूड नील वैल्यू कैप्शन। अगर कोई फिगर का अगर अमाउंट नहीं दे रखा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा पॉइंट हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल तक का पॉइंट मैंने बता दिया है। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करिए इसका पार्ट। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए बेटा। सर आप क्लासेस को लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वहां से लेना इजी है। चलिए मैं उसका नेक्स्ट लेक्चर से करवाता हूँ, उसका बिल्कुल करते हैं हम, उसका भी प्रोसेस करते ओके सर, थैंक यू। हैं। ओके बेटा, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम।